मोहम्मद इमरान ख़ान मेरा पूरा नाम है और मर्दान से ताल्लुक़ है मेरा। मैं इस फील्ड में तो क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ मज़र साहब वो इस फील्ड में ऑलरेडी थे, तो उनकी वजह से मेरी इस फील्ड में एंट्री हुई। और 2002 to 2005 मेरा बैच था पीपॉ से। तो जैसे ही उधर से फ़ारिग हुआ 2005 में, और स्ट्रेट अवे में 2005 के एंड में ही मैं इधर आ गया था यूएई में। और उधर से मैंने अपनी करियर का आगाज़ जो है यूएई से ही किया, और तकरीबन अभी 17 इयर्स हो गए और अभी तक भी इधर ही हैं। 2005 में एज ए जॉब पे आया था और एज एम्प्लॉई तकरीबन 8 साल 8.5 साल मैंने काम किया यहाँ पे। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और अपना खुद जो है अपना सेटअप शुरू करना चाहिए। 2013 में मैंने अपना सेटअप पहला जो कंपनी इस्टेब्लिश की, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 ऑफिसेज़ हैं और 2 कंपनियां हैं। एक हमारी एज ए मेडिकल इक्विपमेंट मोशन आर्थोपेडिक मेडिकल इक्विपमेंट ट्रेडिंग है, जिसमें हम मेडिकल इक्विपमेंट ट्रेडिंग वगैरह इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। और एक हमारा अपना क्लिनिक है मोशन आर्थोपेडिक कंपनसेशन डिवाइसेस के नाम से, जो अबू धाबी में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ से रजिस्टर्ड है। और हमारे 2 ऑफिस हैं अबू धाबी में, और एक दुबई में हमारा ब्रांच ऑफिस है। और काफ़ी मेरे पास कोई 10 अबाउट 10 to 12 अपने पास स्टाफ काम करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम अपने लोगों को यहाँ पे लेके आएँ, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें एक्सेल करने के लिए। देखिए बेसिक्स तो हमारी तो जो हम एजुकेशन वहाँ पे हमने जो की है अपने पीएनओ की, तो बहरहाल मोर देन इनफ है एज ए बेसिक स्टार्ट। जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो हमारा जो नॉलेज है एज ए बेसिक स्टार्ट, तो वो ठीक है, वो तो उधर से। लेकिन आफ्टर 17 इयर्स अभी तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। 17 इयर्स बैक आपका यूएई में भी सिस्टम्स इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे जितने अभी हो गए। तो फील्ड तो आपको डे बाय डे आपको एडवांसमेंट आती है, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। और लेकिन अब बेसिकली जो वहाँ से आते हैं लोग और पीएनओ यहाँ पे जैसे हम लोग आए, तो ज़ाहिरी बात है अब आप वहाँ पे पेशेंट जो है एडवांस टेक्नोलॉजी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जब पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो पीएनओ उस पर काम कैसे करेंगे। यहाँ पे तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम उसके लिए हम ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, उसके लिए हम बाहर भी चले जाते हैं, जर्मनी भी चले जाते हैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए। तो क्योंकि तो बिज़नेस है, एट द एंड ऑफ द डे आप बिज़नेस आप चला रहे हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। बेसिक अगर ये यूनिवर्सिटी लेवल्स पे सारे एडवांसमेंट आ जाती हैं तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो अपने सारे पीएनओज़ हैं तो उनके लिए कम से कम उनको आइडिया हो कि आप आजकल की जो पीएनओ की फील्ड में क्या एडवांसमेंट आ गई है, फैब्रिकेशन के क्या टेक्निक्स आ गए हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में, उनको जो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कस्टम मेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी काफ़ी आपकी वैरायटी आपको नॉलेज हो जाती है उसकी कि आपको कौन से पेशेंट के लिए किस प्रॉब्लम के लिए आपने कौन सी डिवाइस देनी है। तो जब आपके पास ये नॉलेज जितना बढ़ता जाएगा और उसके आप सबके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे आके एक तो बेसिकली है कि यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी है, तो अफोर्ड कर सकते हैं पेशेंट भी, तो गवर्नमेंट पे कर देते हैं। तो उसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ें में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, लोग एडवांसमेंट लेके आते हैं। तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लेवल पे कम से कम स्टूडेंट्स को अगर वो बाहर प्रैक्टिस ना भी कर सकते हैं या अवेलेबल नहीं है वो रिसोर्सेज, लेकिन यूनिवर्सिटी के लेवल पे तो कम से कम बेसिक नॉलेज तो दे देना चाहिए स्टूडेंट्स को। जो भी है हमारे पास जो डिजिटल, जिस तरह डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अभी तो सब चीज़ें प्लास्टर ऑफ पेरिस से लेके कंप्यूटर्स पे आ गई हैं। तो आप अपने स्कैनिंग करें, उसके बाद डिज़ाइनिंग करें,
जो 3D प्रिंट करें या मिलिंग मशीन में लेके जाएं, CNC मशीन्स के साथ आप कार्विंग करें, फिर मोल्डिंग करें, तो काफ़ी चीज़ें आपकी डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तो हमारी सारी फील्ड जा रही है। द फ्यूचर इज़ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है, तो आप प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आपको हर चीज़ पियानो तो खुद नहीं कर सकता। इवन आप यूरोप में चले जाए, US में बाहर, तो वहाँ पे पियानोस जो है वो स्कैनिंग करते हैं, बेसिकली जो डिज़ाइनिंग का काम वो कर लेते हैं, फैब्रिकेशन वो कहीं और पे हो जाती है। तो उनको वो जब वो ऑर्डर दे देते हैं तो उनको डिवाइस मिल जाती है। लेकिन चले हमारे पास तो वो फैसिलिटी अब वहाँ पे है नहीं, तो कम से कम स्टूडेंट्स को या जो भी अपने पास नए जो पियानोज़ हैं उनको सीखना चाहिए कि कंप्यूटर पे हम कैसे डिज़ाइनिंग सीखें, कैसे स्कैनिंग, कैसे मॉडिफिकेशन सीखें, और उसके बाद उसकी हम फर्दर जो 3D प्रिंटिंग के साथ जो इंटरेक्शन है या जो उसका इंटरलिंक है उसको हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक आप चीज़ कंप्यूटर में डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको फिज़िकल में लाने के लिए भी ये अलग प्रोसेस है, लेकिन उसमें हर चीज़ पियानो के काम नहीं है, उसमें IT का भी काम होता है। उसके पास आपके जो IT के लोग होते हैं जो मशीनों के साथ जो भी 3D प्रिंटिंग के साथ जो काम करते हैं उनका भी बड़ा अमल दखल है। वो लोग आपको वो सेट करके देते हैं, क्योंकि पियानो का ऐसे नहीं है कि आपने 3D प्रिंटर ले लिया और कंप्यूटर में बैठ के कुछ भी बना के उस पर आपने बना दिया। उसके लिए आगे बहुत आपको डीप मटेरियल अभी जो है एट दिस मोमेंट जो है कंपैरेटिवली अभी आपको अगर रियलिटी में देखें तो एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है 3D प्रिंटिंग, जो आपको इन रियलिटी आप पेशेंट के लिए यूज़ कर सकें। जो अभी आपको प्रिंट तो आप कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आते हैं, चीप मटेरियल आ जाते हैं, लेकिन वो पेशेंट यूज़ ही नहीं कर सकते, वो टूट जाते हैं, वो इतने रिलायबल नहीं होते। तो जो अच्छा मटेरियल उसके लिए अवेलेबल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है एट द मोमेंट। लेकिन मैं अपने जितने भी अपने कोलीग्स हैं, जो अपने दोस्त हैं सारे इस फील्ड के, तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे फोकस करें कि डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, और या एटलीस्ट आप कॉन्सेप्ट समझें। तो क्योंकि आपको कहीं पे भी जॉब मिलेगी बाहर, तो आपको इसी के ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको पहले से ही पता है तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, और बाहर जाने आपको जॉब में करने के लिए भी, और वहाँ पे आप अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर तरीके से आप दे सकते हैं। क्रेनियल रिमोल्डिंग आर्थोसिस है, तो ये हमें चेक रिपब्लिक उधर से हमको स्कैन करके भेज देते हैं, तो वहाँ से हमें ये बिल्कुल रेडी आ जाता है। तो वो उनकी प्रॉपर रिसर्च है, बैकग्राउंड है। तो आपको मैंने जिक्र किया था सेंट्रल फैब्रिकेशन का, ये उसकी क्लासिक एग्जांपल है। हमने यहाँ पे स्कैन किया और उसका जो भी थोड़ी बहुत ट्रिम लाइन्स की उनका सॉफ्टवेयर है, उसमें हमने थोड़ी बहुत ट्रिम लाइन्स का ड्रॉप वो जो है इंडिकेशन करके उनको भेज दी और ये हमारे पास आ गई। तो ये जो प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग से, ये अभी जो ये जिस प्रिंटिंग से हुआ है टेक्नोलॉजी से, उसको MJF HP का प्रिंटर है, और ये तकरीबन 1.5 मिलियन dirham का इसका जो प्रिंटर है। सिर्फ जो अपने स्टूडेंट्स को फ्रॉम बेसिक से आपको जिस चीज़ पे आप ट्रेन कर लेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसी के ऊपर आगे वो अपना जो है ना वो बिल्ड करते जाएंगे। तो हम जितना उनको एक अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको एक बेसिक टेक्नोलॉजी दें, फिर उनको लर्न तो हर कोई कर लेगा, लर्निंग तो एक प्रोसेस है, वो तो चलती रहती है। आप बाहर भी चले जाएं आपको, लेकिन जब आपको वो स्टूडेंट्स को एक यूनिवर्सिटी लेवल पे वही एडवांस चीज़ पहले से ही बता दें, जब वो आगे जाएगा फ्यूचर तो उसको फर्दर वो इन्हांस करके चला जाएगा। वो हो सकता है अपना कोई मतलब रिसर्च करके अपना कोई नया सॉकेट डिज़ाइन बना ले, वो अपनी जहन को इस्तेमाल करके। क्योंकि जो हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल AK सॉकेट है, अभी के जो भी हमारे पास डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, वो लोग अपना माइंड इस्तेमाल करके किसी ने तो बनाए ना। तो हमारे स्टूडेंट्स को अगर हम वो इन्वायरमेंट दे दें ताकि वो आगे खुद ही वो कॉन्सेप्ट अपना वो इतना उनका क्लियर हो जाए कि वो खुद से ही अपने जो पेशेंट के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ जाए, उनके लिए एक इनोवेटिव तरीके से उनकी ट्रीटमेंट हो, और पेशेंट के लिए बेहतर रहे। कि आप ऑल द वे आप हर दफ़ा देखते हैं, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप
KFO है, आप देखें पोलियो पेशेंट है, तो उसको वही पाकिस्तान में आपने चले नी तो लॉक किया, एंकल का कोई मतलब रेंज ऑफ मोशन क्या है, कितनी हमें चाहिए, एंकल जॉइंट नहीं देना मोस्ट ऑफ। तो वो चीज़ें आपको जब ये आइडिया पेशेंट के साथ करते हैं उस पर क्लियर हो जाती हैं कि आपको कौन से पेशेंट के लिए कि कौन से जॉइंट में मोबिलिटी देनी है, कौन से जॉइंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, आपके पास जॉइंट्स में कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो डॉर्सी असिस्ट अवेलेबल है, डुअल एक्शन आपको चाहिए, आपको नी जॉइंट में कौन से टाइप जॉइंट चाहिए। तो इसलिए ये आपके जितना आपके पास ये चीज़ें आप बेसिक से आप अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल से सीखना आपको सिखाई जाएं तो आगे आप स्टूडेंट्स के लिए इस पे काम करना बहुत और भी आसान रहेगा। देखिए अब आजकल तो आप लर्निंग तो आप तो गूगल पे जाएं, आप यूट्यूब पे कुछ भी डाल के आप कुछ भी आप मतलब ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा, जस्ट फॉर इंस्टेंस कि कोरोना स्टार्ट हुआ 2020 में, तो आई हैव ज़ीरो नॉलेज ऑफ 3D वर्किंग इन 3D environment, working with 3D printers or working even with the designing in the 3D printing environment। मुझे बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज था। मैंने YouTube से स्टार्ट किया, उस पर वीडियोस देखी, कुछ सॉफ्टवेयर जो फ्री अवेलेबल थे उसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया, उस पर प्रैक्टिस शुरू की। फिर एक छोटा सा 3D प्रिंटर लेके तो उस पर थोड़ा सा काम किया मैंने। फिर मैंने उससे एक और एडवांस लेवल के लिए, अब मेरे पास 2-3 मेरे पास बड़े बड़े प्रिंटर्स मौजूद हैं जिस पे मैं अभी भी हम एक लेवल पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन उस पर मैं काम कर रहा हूँ आगे। लेकिन इसी तरह आप जितने भी अपने PNOs हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आपको जितना भी आपके पास टाइम है कोशिश करें उसको यूटिलाइज़ करें। जो भी आपके पास फारिग टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें, सर्चिंग में करें, आप ऑनलाइन सर्च करें। PNO के जो रिलेटेड हैं, जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो है तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो अफोर्डेबिलिटी तो काफ़ी उसके लिए वो कॉलेज वगैरह तो अपने यूनिवर्सिटी तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन आप इसको इन अनदर वे भी कर सकते हैं कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप फ्री काम कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, जिसकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप लर्न उसमें आपको क्या हो जाता है, जब आप वो सीखते हैं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आप उसके साथ एडिशनली बहुत आपको नॉलेज मिल जाती है। तो ये आप लोग सारे जो अपने दोस्त हैं तो उनको मैं यही एडवाइस करूँगा कि जितना आपको स्टडी करें, और दूसरी बात ये कि आप अपने पेशेंट के लिए कुछ इनोवेशन लेके आएँ। इवन आपके पास जो भी फैसिलिटी हो उसमें रहते हुए आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ, पेशेंट के बारे में डिफरेंट तरीके सोचें। अब हर पेशेंट के लिए आप एक स्टैंडर्ड AFO नहीं दें। आपको देखते हैं आपके पास 10 पेशेंट हैं तो अब स्टैंडर्ड AFO तो सबको चल जाएगा, लेकिन व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट, उसको आप एंकल जॉइंट दे दें, उसको आप स्प्रिंग असिस्टेड जॉइंट दे दें, उसको आप ग्राउंड रिएक्शन AFO दे दें, कुछ डिफरेंट आपकी जो कम्बिनेशन हो जिससे पेशेंट के लिए वॉकिंग में या उसको डेली एक्टिविटीज़ में उसके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाए। तो आपको आउट ऑफ द वे हमेशा, मैं तो हमेशा पेशेंट के लिए एवरी पेशेंट उसके लिए सेपरेट सोचता हूँ, और उसके लिए अभी भी मैं स्टडी करता हूँ। पेशेंट आते हैं हमारे पास कभी भी, तो कभी डिफरेंट आइडिया जहन में आ जाता है तो पेशेंट के लिए मैं फिर वो स्टडी करता हूँ। मैं बाकायदा कहीं से भी, किसी से दोस्त से भी, किसी से कोई जान पहचान कोई भी अपने फील्ड के बंदे हो जिसने कोई ख़ास ट्रेनिंग की है उनसे शेयर कर लेते हैं आइडियाज़, या उनसे मशवरा कर लेते हैं, और या ख़ुद से किसी उसमें कर लेते हैं, ऑनलाइन कोई भी अवेलेबल हो मटेरियल। और अदरवाइज़ मेरे पास तो रिसोर्सेज हैं तो मैं तो ट्रेनिंग के लिए भी चला जाता हूँ। तो ये चीज़ें आपको ख़ुद से करनी पड़ेंगी, और जितना आप पहले से कर लें
तो आपके लिए आगे जो बाहर जब आप आएंगे तो आपके लिए जॉब करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप जो भी जितने भी डेवलप कंट्रीज़ में जाते हैं जिन्होंने सिस्टम्स डेवलप किए हुए, वहाँ पे आप अब एज ए क्लिनिशियन काम करते हैं तो यू आर ए क्लिनिशियन, योर फोकस इज़ ऑन द पेशेंट एंड आपका जो डिवाइस आप पेशेंट को फिट करते हैं उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी जो भी आपका असेसमेंट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, आपका ज़्यादा फोकस उसी पे होता है, आपकी लर्निंग उसी पे होती है। और जब आप उसके लिए डिवाइस लेके आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको सेंट्रल फैब्रिकेशन होती है, वहाँ से आपको बन के आ जाती है। लेकिन उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको जो डिवाइस पेशेंट को दी जाती है वो उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होते हैं। अब हमारे यहाँ तो वो सिस्टम है नहीं, तो वो चीज़ें आपको खुद ही पहले आप बेसिकली तो इन माय ओपिनियन कि आपका जो स्टूडेंट है उसको तो कॉलेज के टाइम से आपको कम से कम उसको प्रैक्टिकल पे फुल 100% उसको अबूर होना चाहिए और उसकी स्किल्स इतनी हद तक होनी चाहिए क्योंकि जब आपको आप अपने कहीं पे भी अगर ऐसे लेट्स से यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, आपको कोई अंडर आपके साथ कोई असिस्टेंट है काम कर रहा है, वो आपके लिए डिवाइस बना, तब उसकी डिवाइस में तो कोई आप उसमें खामी निकालें, उसकी फिनिशिंग देख लें, आपके स्टैंडर्ड्स को तो मेंटेन। जब आपने खुद से काम नहीं किया है, आपको खुद ही नहीं पता कि स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड्स क्या होती है, तो फिर आप तो कैसे उसको मॉनिटर करेंगे। तो उस लिहाज से तो हमारी कंट्री में तो PNOs को तो इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं बज़ाते ख़ुद यहाँ पे मैं अभी भी काम करता हूँ, मैं अभी भी वर्कशॉप में अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं होता हूँ, मेरे पास अभी तो काफ़ी स्टाफ है, लेकिन मैं फिर भी आज भी मैंने इर्तिज़ा आया है, आज मैंने ख़ुद कास्टिंग की है बिलोनी प्रोस्थेसिस की। तो काम तो करना ही है मुझे, मेरा तो पैशन है मेरे फील्ड से, तो मैं तो अभी तक प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हूँ। और मैं प्रैक्टिकल मैं समझता हूँ जिस PNO को प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है तो मेरा ख्याल में उसकी जो है ना उसका जो कैपेसिटी है एक्सेल करने की वो लिमिट हो जाती है, क्योंकि वो अब एनालाइज नहीं कर सकता किसी डिवाइस की जो स्टैंडर्ड्स हैं। तो जब आप खुद उस प्रैक्टिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस जो डिवाइस बनाने के जो प्रोसेस से गुज़रता है तो आप दूसरे को सिखा भी नहीं सकेंगे ना। तो दूसरे आपको खुद एक्सपीरियंस हो तो आप अपने साथ जो स्टाफ है उनको भी ट्रेन कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। तो आपकी बात तो एक सर्टेन लेवल पर तो ठीक है, अगर आप एक सर्टेन लेवल पे एक्सपीरियंस के पहुंच जाते हैं तो ठीक है, आप टेबल पे बैठ जाएं, आपको पेशेंट दे के डिवाइस फिट करें तो आप, लेकिन आप अपने साथ वो स्टाफ को फिर सिखाएं उतना कि वो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फिल कर सके। तो आई एम फॉर ऑलवेज दैट PNO का क्लिनिशियन का जो क्लिनिकल जॉब भी है वो भी होना चाहिए, साथ में उसको अपना जो प्रैक्टिकल है उसको डेफिनेटली उसको देखना चाहिए।